ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहाँ के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक और खबर आपके साथ शेयर करें, जैसे आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई भुखमरी और जो है महंगाई का जो तूफान बांग्लादेश में आया हुआ है, इंडिया के लिए इसमें बहुत ही अहम खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन। शंघाई कॉन्फ्रेंस में 6 दिन रह गए। खित्ते के जितने ममालिक हैं उनकी क़यादत आपको पता है इस्लामाबाद आने को है, और हमारे लिए पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने का ये एक बड़ा कीमती, बड़ा नादिर मौका है। और बेहतर यही है कि इनको इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। दूसरी बात ये है कि चंद दिन पहले नेपाल ने इस तरह इंडिया को थ्रेट किया था। अच्छा। और थ्रेट करने के बाद 1 माह बाद उनके पास कर्जा मांगने आ गए, फिर इंडिया ने उनको कर्जा दिया भी, ठीक है। 1.5 करोड़ अरब की आबादी दुनिया की। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश के अंदर बड़ी आबादी का जो चंक है वो बेरोजगारी में गले तक डूब चुका है। बड़ा वर्ग है जो आजकल अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों से भी वंचित रह रहा है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करने में असमर्थ रह रहे हैं। ना दवाओं का कोटा पूरा हो पा रहा है, ना खाने पीने को सब्जियां कम रेट पे मिल रही हैं, ना अनाज और ना ही नौकरियां, कारोबार है। कारण उसका यही है कि भारत से रिश्ते खराब करना, एंटी इंडिया कैंपेन करना, एंटी इंडिया जाना, जिसके चलते ये सारी प्रकार की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिया ने जिस तरीके से दवा का एक्सपोर्ट पे रोक लगाई, इंडिया ने बाकी चीज़ों पे रोक लगाई, और रोक लगाने से ज़्यादा ये सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी था कि हमारा सामान यहाँ से जा रहा है, वहाँ जहाँ जा रहा है बीच में कोई लूट ले तो हमारी पार्टी पेमेंट ना दे। हमारे अगर यहाँ से ट्रक ड्राइवर जाते थे पहले, अगर यहाँ से जाएंगे कोई उनको किडनैप न कर ले, अगवा न कर ले, बड़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के लोग भारत के विरोध में इतने ज़्यादा पागल हो चुके हैं कि कुछ भी गलत हो जाए तो उसका इल्ज़ाम सीधा जो है भारत पे लगा देते हैं। जैसे कि आपके साथ हमने एक वीडियो शेयर किया था कि बांग्लादेश के अंदर गारमेंट वर्कर ने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 700 से लेके 1000 तक गारमेंट इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। आज खबर ये आई है कि नेक्सस ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर जो गारमेंट इंडस्ट्री का जो डाउनफॉल है उसका जिम्मेदार जो है इंडिया को करार दिया, और बोला कि जो कंट्रीज नेबर को सपोर्ट कर रही हैं वही कंट्रीज जो है प्रोटेस्ट करवाने में उनका जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। दोस्त ना सिर्फ बूस्ट करेगा बल्कि वहाँ के लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। एक और खबर आपके साथ शेयर करें, जैसे आपको स्क्रीन पे बांग्लादेश में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई भुखमरी और जो है महंगाई का जो तूफान बांग्लादेश में आया हुआ है, इंडिया के लिए इसमें बहुत ही अहम खबर है। फाइनेंशियल ईयर 2026 तक इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $65 बिलियन और 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंच जाएगी। बांग्लादेश का सारा टेक्सटाइल मूव हो रहा है जी इंडिया में, और इंडिया बनेगा बांग्लादेश से भी बड़ा एक्सपोर्टर। और बेहतर यही है कि इनको इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें। दूसरी बात ये है कि चंद दिन पहले नेपाल ने इस तरह इंडिया को थ्रेट किया था। अच्छा। और थ्रेट करने के बाद 1 माह बाद उनके पास कर्जा मांगने आ गए, फिर इंडिया ने उनको कर्जा दिया भी, ठीक है। 1.5 करोड़ अरब की आबादी दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमिकली, उनसे भाई अब कोई भी नहीं लड़ सकता। सही हो गया। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जो गरीब मुल्क है ना, इनको तो चाहिए कि यार इनके साथ ट्रेड करें। इनके हर चीज इंडिया ने फैसिलिटेट किया है इनको। इंडिया ने पाला पूसा, और पाल पूछ करने के बाद आज वो इंडिया को आंखें दिखाएं। ये तो वही बात होगी कि एक बेटा अपने बाप को आंखें दिखाए, बस ये क्या बाप को आंखें नहीं दिखा सकता। बांग्लादेश बहुत ही नीच हरकतों पे उतर आया है। बाढ़ भी आती है तो कहते हैं ये पानी जो है ये इंडिया ने छोड़ा है। गारमेंट्स वर्कर्स को ये खुद तनख्वाह नहीं दे रहे, इनके पास पैसा नहीं है। यूनाइटेड नेशन का इतना कर्जा है, वो भी कह रहे हैं इंडिया की साजिश है। और उसके बाद इनका दोगलापन देखे कि मोहम्मद यूनिस जो कि इनके बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, इंडिया से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। आप बर्रे-सगीर की हिस्ट्री उठाएं तो आपको पता चले 1905 में भी जब बंगाल बर्रे-सगीर का सबसे अमीर तरीन सूबा था, मैं आपको बता दूं। ठीक है। 1905 में जब बंगालियों ने ये कहा कि यार हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तब बंगाल और पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ठीक है। तो बंगाल इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, ठीक है। तब से इंडिया वाले इनको ये अजल से लेके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप पीछे चले जाएं, जब गोरों का दौर था और इंडिया ये सारे मुल्क इकट्ठे थे पहले, तो हमने इकट्ठा मुकाबला करके अपने मुल्क को पाया। सही हो गया। और कितनी मेहनत से पाया, कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की हमारे बड़ों ने, हिंदू मुस्लिम ने मिल के लड़ा। हाँ जी, तो फाइट की पूरी। सही है। और अंग्रेजों को भगाया हमने। उनको समझ नहीं आ रही
कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे, वो लड़ा रहे हैं। असल बात समझ नहीं आ रही इनको। क्योंकि हम अगर एक होंगे तो उनको पता है ये बिजनेस करेंगे तो पीस में कह देता हूँ। जरूर जरूर जरूर। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, ले दुआ टूटे दिलों को जोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के, जा मगर कुछ याद अपनी छोड़ के, देख लो। चलाए है जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है। पहाड़ों की एग्जाम्पल दी जाती है कि उनसे ऊंची दोस्ती है, समुद्रों की गहराई की एग्जाम्पल दी जाती है, शहद की मिठास की बात की जाती है। लेकिन अब उस दोस्त ने भी लगता है कि हमारी हरकतों की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपने शहरियों को कहा है कि पाकिस्तान जाने से इज्तनाब करें। अब चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर तो जो कर्जा लेकर के बिजली के पावर प्लांट्स लगाए गए थे, उन कर्जों की जो अदायगी है वो मौखर कर दी जाए तो उससे भी बिजली की कीमतों में कमी वाक़ हो सकती है। तो जो 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स, अफसोसनाक खबर है, वो मारे गए हैं कराची के उस दहशतगर्दी के वाक़े में। ये वो लोग थे जो इस वक्त उस टीम में शामिल थे। सबसे अहम सवाल इसमें यही पैदा होता है कि आखिर जो इतना हाई प्रोफाइल ये जो डेलीगेशन था, जो उनकी मूवमेंट थी, कैसे पता लगा? अगर ये मुज़ाकरात, ज़ाहिर है कि अभी भी मुज़ाकरात तो होंगे, ये जो और लेकिन अब उसमें तातुल आएगा कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको पता है कि अगर चीन पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास करके पावर सेक्टर के अंदर, एक रिलीफ देता है तो यकीनी तौर पर उससे पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सकता है। और ऐसे चाइनीज़ को टारगेट करने का मकसद ही यही है कि चीन को डिस्करेज किया जाए कि वो पाकिस्तान को किसी तरह का रिलीफ ना दे। भी उनके प्राइम मिनिस्टर शंघाई तंजीम में आ रहे हैं और चाइना की जो हायरार्की है उसमें उनके सदर हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट, फिर उनके वज़ीर ख़ारजा हैं और फिर जाके वज़ीर आज़म, बल्कि उनका नंबर शायद फिर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सेरेमोनियल पोजीशन है। मैं ये भी सवाल उठाऊंगा कि हर जिंदा इंसान की हलाकत अफसोसनाक है। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ौरन पहुँचे, अहलकार शहीद हुए 3 मुख्तलिफ हमलों में। क्या उस पे हमारे साथ किसी ने ताज़ियत की बाकायदा सफ़ीर के लेवल पे, या किसी वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म ने किसी दूसरे मुल्क में हमारे सिफारत खाने में? साथियों, बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है हमको बांग्लादेश की, जहाँ पर मोहम्मद यूनुस के हाथ में सरकार कंट्रोल हो नहीं पा रही है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना ही बांग्लादेश को बचा सकती थी इस मोड़ पे, लेकिन बांग्लादेशियों ने खुद इस चीज़ को बुलाया, खुद इस चीज़ को अपना दुर्भाग्य बुलाने का टैलेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशियों में हमको नज़र आता है। ये चीज़ यहाँ पर साफ हो रही है। अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हम लोग, मोहम्मद यूनुस जो है उनको सरकार चलाने का, सत्ता चलाने का कोई खासा अनुभव नहीं है। ज़िंदगी भर काटी है जेल में, फ़ौज के हाथों से भी जो है चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। फ़ौज कितना कर लेगी? आपको चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पुलिस का खौफ हो, फ़ौज का खौफ हो जनता के मन में, और वही उनके मन से निकल चुका है। जब ये चीज़ हो जाती है तब किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए चलाना तंत्र को आसान नहीं होता है। अब हुआ क्या, जो लगभग 60% तबका था इनके देश का, जो कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था अवामी लीग से, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, वो अवामी लीग के सारे कार्यकर्ताओं के भी घर उजाड़े गए। वहाँ की माइनॉरिटी के संग, वहाँ के हिंदुओं के संग, जो वो तो सबके सामने है ही, साथ साथ में अवामी लीग के वालों के घर उजाड़े गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े अस्पतालों के मालिक जो थे वो अवामी लीग से जुड़े थे। सब पे अटैक्स हो रहे हैं, सब पे जो है वो बदल शोरूम फूके जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है ताकि अवामी लीग से जो इतने 15 सालों का 16 सालों का जो दुश्मनी है वो निकाली जा सके। उसका नतीजा ये निकला कि भाई जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे वो बांग्लादेश छोड़ के यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के अलग अलग कोनों में सेटल हो रहे हैं आज के टाइम पर। कई लोग अपने पूरे परिवार को बाहर ले जा चुके क्योंकि उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे सेफ नहीं है मामला। बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ नई फैक्ट्री लगाएंगे, इंडिया में लगा लेंगे, कहीं और लगा लेंगे दुनिया कोने में, वहाँ से कम सुख चैन से तो करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर जॉब्स भी कम हो रही हैं, सब कुछ जो है वो ज़मीन पर आता जा रहा है।